सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण का विषय उपसर्ग इस विषय में जानेंगे। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, किस तरह के उपसर्ग अपनी हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं और उपसर्ग लगने से उनमें क्या परिवर्तन आ जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं उपसर्ग क्या है। जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दें या उसका अर्थ ही बदल दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, उपसर्ग जो है वो दो शब्दों के योग से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, बनाना। तो इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ पास में लाकर दूसरे नए अर्थ वाला शब्द बनाना। तो जो शब्दांश अर्थात शब्दों के अंश, शब्दों के टुकड़े, जो उपसर्ग होते हैं वो पूरे पूरे शब्द नहीं होते, शब्दों के अंश होते हैं, शब्दों के टुकड़े होते हैं। तो जब शब्दांश किसी शब्द के आगे लग जाते हैं, आरंभ का तात्पर्य क्या होता है, आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, कोई नई विशेषता ला देते हैं, तो ऐसे शब्दांश क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, हार एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है पराजय, और इसी हार शब्द के आगे अगर हम आ उपसर्ग लगा देंगे तो शब्द बनेगा आहार और अर्थ हो जाएगा भोजन। हार के आगे प्र उपसर्ग लगाने से शब्द बनेगा प्रहार, वि उपसर्ग लगने से शब्द बनेगा विहार। तो जहाँ हार शब्द का अर्थ पराजय था, वहीं अलग अलग उपसर्ग लगते ही शब्द का अर्थ जो है वो बदल गया है। आहार अर्थात भोजन, प्रहार अर्थात आक्रमण, और विहार अर्थात घूमना। तो बच्चों, इस प्रकार किसी भी शब्द के आगे जब शब्दांश अर्थात उपसर्ग लग जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, और वो तीन तरह से हो सकता है। उपसर्ग की तीन विशेषताएं कही जाती हैं। पहली विशेषता है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे बल के आगे प्र उपसर्ग लगते ही शब्द बना प्रबल। शासन के आगे अनु उपसर्ग लगते ही शब्द बनेगा अनुशासन। तो यहाँ इन दो शब्दों के उदाहरण के माध्यम से यह बताया गया है कि बल शब्द में जब प्र लग गया प्रबल, मजबूत, उसके अर्थ में एक नई विशेषता आ गई है। दूसरी विशेषता है शब्द के अर्थ को उलट देना अर्थात विपरीत अर्थ बता देना। सत्य जिसका अर्थ होता है सच, और जब अ उसके आगे लग गया तो शब्द बना असत्य अर्थात झूठ। अर्थ बिल्कुल ही बदल गया है, विपरीत हो गया है, उल्टा हो गया है। तो दूसरी विशेषता क्या है, शब्द के अर्थ को बिल्कुल बदल देते हैं, उलट देते हैं। अपयश, यश के आगे अप लगाते ही शब्द बना अपयश, यश का विपरीत विलोम शब्द बन गया अपयश। तो पहली विशेषता थी शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देते हैं, दूसरी है शब्द के अर्थ को ये उलट देते हैं, और तीसरी विशेषता है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ जैसा ही अर्थ प्रदान करते हैं। अर्थात कि जो शब्द का मूल शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ रहता है, कोई खास परिवर्तन नहीं आता है उपसर्ग के लगने से, लेकिन हिंदी भाषा में फिर भी उपसर्ग का इन शब्दों के आगे प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल न के बराबर मामूली सा अंतर आता है, कोई खास परिवर्तन उनके अर्थ में नहीं आता है। जैसे देखिए, शुद्ध का अर्थ होता है साफ, स्वच्छ, और वी उपसर्ग लगने के बाद शब्द बना विशुद्ध, इसका भी अर्थ साफ और स्वच्छ ही होता है। भ्रमण का अर्थ है घूमना, और परि उपसर्ग लगते ही शब्द बना परिभ्रमण अर्थात घूमना, कोई विशेष अंतर इसके अर्थ में नहीं आता है। तो इस प्रकार उपसर्ग तीन विशेषताएं होती हैं उपसर्ग की। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, नंबर 2 शब्द के अर्थ को उलट देना, और नंबर 3 शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूल अर्थ जैसा ही अर्थ प्रदान करते हैं।
आपने जब अपनी पाठ्य पुस्तक में जितने भी पाठ पढ़े होंगे उसमें एक पाठ में न जाने कितने ऐसे शब्द आते हैं जो उपसर्ग से युक्त होते हैं। हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू इन चारों भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग, उनके उदाहरण तथा उपसर्गों के अर्थ को जानेंगे। पहला है अ। अ उपसर्ग का प्रयोग हम रहित, निषेध या हीन अर्थ में करते हैं। ज्ञान के आगे अ लगते ही बना अज्ञान। मर के आगे अ लगते ही शब्द बना अमर। नीति के आगे अनीति। इसी तरह से अन्य उदाहरण। अगला उपसर्ग है अति। अति का अर्थ है अधिक, ऊपर। इन अर्थ में हम अति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। शब्द बनेंगे रिक्त के आगे अति लगाते ही अतिरिक्त। आचार के आगे अति उपसर्ग लगते ही शब्द बनेगा अत्याचार। बच्चों यहाँ अति में आचार, यहाँ संधि के नियम से शब्द बन गया अत्याचार। अन्य उदाहरण है अत्यंत, अतिबल आदि। अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का प्रयोग हम ऊपर या श्रेष्ठ अर्थ के रूप में करते हैं। शब्द बना अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष। अधिकार, अधिकार। वक्ता के आगे अधि लगाते शब्द बन गया अधिवक्ता। अगला है अप उपसर्ग। अप उपसर्ग का प्रयोग हम बुरा, अभाव, हीनता आदि शब्दों के लिए करते हैं। अपमान। शब्द के आगे अपशब्द। वाद के आगे अपवाद। कीर्ति के आगे अपकीर्ति। इसी तरह से हमारे अन्य उदाहरण बनते हैं। आगे है अनु। अनु उपसर्ग का प्रयोग हम पीछे, समानता या क्रम अर्थ बताने के लिए करते हैं। चर के आगे अनु लगाते शब्द बना अनुचर, पीछे पीछे चलने वाला। वाद के आगे अनु लगाते शब्द बना अनुवाद, अर्थात किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना, उसके पीछे पीछे उसका अनुवाद करते जाना। अनुचर, अनुपात, अनुकरण, अनुवाद इसके अन्य उदाहरण हैं। अब अगला है आ। आ उपसर्ग का प्रयोग हम तक या समेत, समेत मतलब साथ, इन अर्थों में करते हैं। आहार। मुख के आगे लगा आमुख। जीवन के आगे लगा आजीवन, अर्थात जीवन तक। आरोहण। अन्य उदाहरण भी आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़े होंगे। अगला हम पढ़ते हैं अव। अव उपसर्ग का प्रयोग हम हीनता, अनादर या पतन इस अर्थ में करते हैं। बनने वाले शब्द हैं शेष के आगे अव लग गया अवशेष। तार के आगे अव लगते ही शब्द बना अवतार। और इसी तरह से अन्य उदाहरण है उप उपसर्ग का प्रयोग हम सहायक और निकटता या समानता जैसे अर्थ बताने के लिए करते हैं। जैसे नाम के आगे उप लग गया उपनाम। नाम का अर्थ हमारा नाम होता है, उपनाम का अर्थ भी हमारा नाम ही होता है, हमारे नाम का ही हिस्सा है। उपवन। वन के आगे उप लगते शब्द बन गया उपवन। उपभेद, उपदेश आदि। अगला है नी। नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का प्रयोग बच्चों हम भीतर, नीचे या अतिरिक्त अर्थ बताने के लिए करते हैं। वास के आगे जब हम नी लगा देंगे तो शब्द बनेगा निवास, अर्थात अंदर ही रहना। निदान। दान के आगे नी लगे निदान, अर्थात निवारण। बंध के आगे नी लगते ही बनेगा निबंध, निरोध। इसी तरह से अन्य उदाहरण है। अगला है हमारा निर उपसर्ग। निर बच्चों, निर उपसर्ग का प्रयोग हम बाहर, निषेध या रहित इन अर्थों में करते हैं। शब्द बनेंगे निर प्लस भय, निर्भय। निर प्लस आशा, निराशा।
इसी तरह से अन्य शब्द है निराकार, निर्भल, निर्जन, निर्भय और बहुत सारे। परा, परा उपसर्ग का प्रयोग हम विपरीत या दूसरे अर्थ के रूप में करते हैं। शब्द बनेंगे परा प्लस जय, पराजय, परा प्लस भव, पराभव, पराक्रम, परामर्श आदि। आगे है परि उपसर्ग। परि उपसर्ग का प्रयोग हम आसपास, चारों ओर या पूर्णता के रूप में करते हैं। परि प्लस आवरण, आवरण शब्द के आगे जब परि उपसर्ग लगा तो शब्द बना पर्यावरण। जन के आगे परि, परिजन, परिणाम, परिपूर्ण आदि। अगला उपसर्ग है प्र। प्र के आगे हम जब प्र उपसर्ग का प्रयोग हम किसी शब्द के आगे करते हैं तो उस शब्द का अर्थ हमें आगे या अधिक अर्थ बताने के लिए होता है। बल के आगे प्र लगाया, प्रबल। गति के आगे प्र लगाया, प्रगति, प्रयोग, प्रचार आदि। अब है प्रति। प्रति उपसर्ग का प्रयोग हम सामने या प्रत्येक या विरोध अर्थ में करते हैं। विरोध, सामना करने के अर्थ में। जैसे उदाहरण देखिए, क्षण के आगे जब हमने प्रति लगाया शब्द बना प्रति क्षण। क्षण का अर्थ होता है पल और प्रति लगते ही अर्थ बना प्रति पल, हर एक पल, प्रत्येक पल। प्रतिकार, कार अर्थात करना और प्रति उपसर्ग लगते ही शब्द बना प्रतिकार अर्थात बदला, विरोध लेना। तो इस प्रकार प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा वी उपसर्ग। वी उपसर्ग का प्रयोग हम हीनता, असमानता या विशेषता के अर्थ में करते हैं। नाश के आगे वी लग गया, विनाश। नाश का अर्थ भी समाप्त होना और विनाश भी वही है। विदेश, विवाद, विस्मरण आदि। अगला उपसर्ग है सम। सम उपसर्ग का प्रयोग हम पूर्णता के अर्थ में करते हैं। संहार, सम प्लस हार, संहार। योग के आगे सम उपसर्ग लगते ही शब्द बना संयोग। तोष के आगे सम लगते ही बना संतोष, सम्मेलन आदि। अब आगे है सु उपसर्ग। सु उपसर्ग का प्रयोग हम अच्छा भाव, सहज, सुंदर, इन सब अर्थों में करते हैं। जैसे कि सुवास, वास के आगे सु लगते शब्द बना सुवास यानी अच्छा वास। सुदूर अर्थात बहुत दूर। सुआगत, स्वागत। सुपुत्र, सुपुत्र, सुपुत्र। पुत्र के आगे सु लगते शब्द बना सुपुत्र, अच्छा पुत्र। इसी तरह अन्य उदाहरण बनेंगे। आगे है अध। अध उपसर्ग का प्रयोग हम आधे के अर्थ में करते हैं। जैसे जला के आगे अध लगाता शब्द बना अध जला अर्थात आधा जला हुआ। पके हुए के आगे हमने अध लगा दिया शब्द बनेगा अध पका, अध खिला, अधमरा आदि। अगला है अ या अन। इन दोनों उपसर्ग का प्रयोग हम निषेध के अर्थ में करते हैं, मना के अर्थ में करते हैं। जैसे अमोल, जिसका कोई मोल ना हो। मोल के आगे अ लगा दिया अमोल। पढ़ शब्द के आगे अन लगा दिया तो शब्द बनेगा अनपढ़। ज्ञान के आगे अ लगाते ही शब्द बनेगा अज्ञान। और इसी तरीके से मोल के आगे अ लगा तो अमोल, अगर मोल के आगे अन लगा देंगे तो अनमोल। अब अगला है उन। उन उपसर्ग एक कम के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे 29, 30 से एक कम, 59, 59, 69 आदि। औ औ उपसर्ग का प्रयोग हम हीनता अर्थ के लिए करते हैं। जैसे औगुन, अवघड़, अवसर आदि। आगे है दु। दु उपसर्ग का प्रयोग हम बुरा या हीन अर्थ के लिए करते हैं। दुकाल, दुबला आदि। मतलब हीन मतलब कमी, कमी बताने के लिए करते हैं। दुकाल जिसमें काल अच्छा ना हो, जो समय अच्छा ना हो। दुबला अर्थात जो पतला हो, उसकी हीनता, उसकी कमजोरी बता रहे हैं। आगे है वापिस हमारा नी उपसर्ग। नी अभाव या विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। डर के आगे नी लगा दिया शब्द बना निडर, निवारण, निवेदन। वास के आगे फिर से वही नी, निवास। हम इस उपसर्ग को पहले पढ़ चुके हैं। अगला उपसर्ग है बिन।
बिन उपसर्ग का प्रयोग हम निषेध अर्थ में करते हैं। बिन जाना अर्थात जिसे जाना ना हो, देखा के आगे बिन लगाते हैं। बिन देखा अर्थात जो देखा ना हो। बिन बोया, बिन खाया इत्यादि। अगला उपसर्ग है भर। भर उपसर्ग का प्रयोग हम पूरा या ठीक इन अर्थों में करते हैं। भर पेट, पूर के आगे भर लगा दिया भरपूर, दिन के आगे भर लगा दिया भर दिन अर्थात पूरा दिन। आगे है कु या क उपसर्ग। ये दोनों उपसर्ग बुराई अर्थ में काम में आते हैं। जैसे पुत्र, हमने एक उपसर्ग पढ़ा था सु, उस पुत्र के आगे जब हमने सु लगा दिया था तो अर्थ बना था अच्छा पुत्र, और यही पुत्र के आगे अगर हम कु उपसर्ग लगा देंगे कुपुत्र अर्थात बुरा पुत्र। पात्र के आगे कु लगा दिया कुपात्र। विचार, विचार के आगे कु लगा दोगे अर्थात बुरे विचार। और पूत के आगे क लगाते शब्द बना कपूत। तो इस प्रकार कु और क उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम हिंदी के उपसर्ग, उनके उदाहरण तथा उपसर्गों के अर्थ को जानेंगे। पहला है स। स उपसर्ग का प्रयोग हम 7 अर्थ में करते हैं। सहित, हित के साथ। प्रसंग के आगे स लगते ही शब्द बना सप्रसंग अर्थात प्रसंग के साथ। सचेत, स्वरूप इत्यादि। अगला है पर। पर उपसर्ग का प्रयोग हम दूसरा या बाद का अर्थ बताने के लिए करते हैं। जैसे कि परलोक अर्थात दूसरा लोक। उपकार के आगे पर उपसर्ग लगते ही शब्द बना परोपकार अर्थात दूसरों का उपकार। पर सर्ग अर्थात बाद का सर्ग। इस प्रकार हम पर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा के अन्य उपसर्ग हैं अन, अद, उन, भर, दुर, अ, क, सु, बिन, ने। ये उपसर्ग संस्कृत के समान ही हैं। जिस तरह से इन उपसर्ग का प्रयोग हम संस्कृत भाषा के शब्दों के लिए करते हैं या उन शब्दों के लिए जो हमारे हिंदी में अपना लिए गए हैं, जो शब्द हम संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, या फिर हिंदी के जो अपने शब्द हैं उनके आगे भी उसी भांति ये उपसर्ग लगते हैं और इनका अर्थ भी वैसा ही है। तो इस प्रकार अभी हमने संस्कृत भाषा के उपसर्ग तथा हिंदी भाषा के उपसर्ग को जाना है। अब आगे है उर्दू के उपसर्ग, उनके अर्थ तथा उदाहरण। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि हम उर्दू के उपसर्ग क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा जब हम हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं, अपने पाठ्य पुस्तक में कई पाठों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें कई उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। हमें पता है कि जो शब्द हैं हिंदी में आगत शब्द भी, आगत मतलब बाहर से आई हुई भाषाओं के शब्दों को भी हमने हिंदी में अपनाया है और हम अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग भी कर रहे हैं। इसीलिए हिंदी भाषा को जानने के लिए, हिंदी भाषा को लिखने के लिए हमें उर्दू उपसर्गों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो पहला उपसर्ग है ला। ला का अर्थ है बिना। इसका अर्थ है बिना अर्थ के रूप में प्रयोग होता है। जैसे लाजवाब, जवाब के आगे ला उपसर्ग लगते ही शब्द ना लाजवाब अर्थात जिसका कोई जवाब ना हो, बिना जवाब के। परवाह के आगे ला लगा लापरवाह अर्थात जिसकी कोई परवाह ना हो, जिसे कोई परवाह ना हो। लापता, बिना पता का। आगे है बे उपसर्ग। बे उपसर्ग का प्रयोग भी बच्चों बिना अर्थ के लिए किया जाता है। बेकाम, बिना काम। ईमान के आगे बे लगा दिया बेईमान अर्थात बिना ईमान के। बेरहम, बेशर्म इत्यादि। अगला है कम। कम उपसर्ग का प्रयोग थोड़ा या हीन शब्दों के लिए करते हैं। थोड़ा, थोड़ा अर्थ बताने के लिए, कम अर्थ बताने के लिए। जैसे कम दिमाग, जिसमें दिमाग कम हो। जोर के आगे कम लगा दिए कम जोर अर्थात जिसमें जोर कम हो, बल कम हो। इसी तरीके से कम अक्ल इत्यादि। अगला है गैर। बच्चों, गैर उपसर्ग का प्रयोग के बिना अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे हम कई बार आपने शब्द सुने होंगे गैर कानूनी अर्थात कानून के खिलाफ, कानून के बिना। गैर सरकारी अर्थात सरकार के बिना। तो इस प्रकार गैर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं हम। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी इत्यादि। आगे है बा। बा उपसर्ग का प्रयोग हम 7 अर्थ के लिए करते हैं। बाकायदा अर्थात कायदे के साथ। वजूद के आगे बा लगा दिया बावजूद अर्थात वजूद के साथ। इज्जत के आगे बा शब्द लगाते बा इज्जत अर्थात इज्जत के साथ।
अगला है खुश। इस खुश उपसर्ग का प्रयोग हम प्रसन्नता, श्रेष्ठता के अर्थ में करते हैं। जैसे देखिएगा, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशबू इत्यादि। आगे है हमारा ना। ना उपसर्ग का प्रयोग हम अभाव अर्थ में करते हैं, किसी चीज़ की कमी बताने के लिए। जैसे लायक के आगे ना लग गया, ना लायक, अर्थात जो लायक ना हो, योग्य ना हो। पसंद के आगे ना लगा दिया, शब्द बना नापसंद, नादान, नाराज, नामुमकिन इत्यादि। आगे है अल। अल उपसर्ग का प्रयोग हम निश्चित अर्थ बताने के लिए करते हैं, अलबत्ता, अलगरज आदि। आगे है बिल। बिल उपसर्ग हम के साथ अर्थ बताने के लिए करते हैं। बिल वजह, वजह अर्थात कारण, और बिल वजह अर्थात कारण के साथ, बिल्कुल इत्यादि। अगला है हम। हम यहाँ ये सर्वनाम वाला हम नहीं है, हम ये उर्दू का उपसर्ग है, और यहाँ हम का अर्थ है बराबर। जैसे सफ़र के आगे हम लगा दिया हम सफ़र, दर्द के आगे हम लगा दिया हम दर्द, साथी के आगे हम लगा दिया हम साथी, अर्थात हमारे बराबर का साथी। यहाँ हम इन शब्दों में जहाँ भी हमने हम उपसर्ग लगाया है, इनका अर्थ बराबर अर्थ के लिए। हम उम्र अर्थात बराबर उम्र का। इसी तरह अन्य शब्द बनेंगे। आगे है दर। दर, दर में अर्थ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दर हकीकत, हकीकत के आगे दर लगा दिया, शब्द बना दर हकीकत, अर्थात हकीकत में। असल के आगे दर लगा दिया, शब्द बना दर असल, अर्थात असल में। और आगे है बच्चों सर। सर उपसर्ग का प्रयोग हम मुख्य अर्थ के लिए करते हैं, और यहाँ सर अंग्रेजी वाला सर नहीं है, ये सर क्या है, मुख्य, हेड, प्रधान, इस अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। जैसे जो पंच का हेड होता है, सरपंच, सरताज, सरदार। ठीक है। अब हम अंग्रेजी के उपसर्ग, उनके अर्थ तथा उदाहरण देखेंगे। पहला है सब। अब अंग्रेजी के उपसर्ग क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी हम हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं। हम सब जज, डिप्टी कलेक्टर, वायसराय, चीफ मिनिस्टर, इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं, और ये शब्द अंग्रेजी के हैं, लेकिन हम फिर भी इनको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में आगत शब्द, आगत ध्वनियों को अपना लिया गया है। तो पहला उपसर्ग है सब। सब उपसर्ग का प्रयोग अधीन या नीचे अर्थ के लिए किया जाता है। सब जज, अर्थात जो जज से नीचे है वो सब जज। कमेटी के आगे सब लग गया, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर आदि। आगे है डिप्टी। डिप्टी उपसर्ग का प्रयोग सहायक के रूप में होता है। जैसे कलेक्टर के आगे जब हमने डिप्टी लगाया तो शब्द बना डिप्टी कलेक्टर, अर्थात जो कलेक्टर का सहायक है। मिनिस्टर के आगे डिप्टी लगा दिया तो बना डिप्टी मिनिस्टर इत्यादि। आगे है वाइस। वाइस उपसर्ग का प्रयोग हम सहायक अर्थ के लिए करते हैं। वायसराय, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर आगे। अब अगला शब्द है जनरल। जनरल उपसर्ग ये प्रधान अर्थ बताने के लिए किया जाता है। मैनेजर के आगे जब जनरल लगाया तो शब्द बना जनरल मैनेजर। सेक्रेटरी के आगे जनरल लगाया तो शब्द बना जनरल सेक्रेटरी। तो इस प्रकार हम अंग्रेजी उपसर्ग का प्रयोग भी करते हैं। अगला उपसर्ग है हाफ। हाफ का अर्थ होता है आधा। हाफ पैंट, हाफ माइंड आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। है अगला चीफ। चीफ उपसर्ग का प्रयोग हम प्रमुख अर्थ के रूप में करते हैं। चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी आदि। और अंतिम उपसर्ग है अंग्रेजी का हेड। हेड अर्थात मुख्य। हेड मास्टर, जो मास्टर का भी हेड है हेड मास्टर। जो क्लर्क का हेड है हेड क्लर्क। इस तरीके से हम अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। तो बच्चों, आज हमने हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, उनके अर्थ तथा उदाहरण को जाना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस विषय के में पूर्ण जानकारी मिली होगी तथा किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।